सभी को आत्मवंदन। मैं सीमा अग्रवाल न्यूयॉर्क शहर से सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ रीतू मंगला जी जुड़ी हैं जो हमें स्वाध्याय कराएंगी। वो बहुत क्यूट सी बहुत अच्छी सी मास्टर्स हैं। मैं उनका वेलकम करती हूँ। आइए रीतू जी और अपना प्लेटफॉर्म संभालिए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। और नमस्कार। सेल्फ ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। तो आज मैं ऋतु मंगला फरीदाबाद से स्वाध्याय करने के लिए आई हूँ आप सबके साथ कुछ समय बिताने के लिए। तो आज हम किस बुक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं? अनपोस्टेड लेटर। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हिंदी में इसका नाम है अप्रेक्षित पत्र। नाम ही कुछ लगेगा, अप्रेक्षित पत्र। तो मैं इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। इसके ऑथर हैं महात्रेय राजी। इनका ये स्पिरिचुअल नेम है और जो इनका ओरिजिनल नेम है वो है टीटी रंगराज है। तो मैं आपको थोड़ा सा वाक्य सुनाऊंगी। मैंने इनसे डायरेक्ट बात हुई मेरी अभी संडे को इन ऑथर से। 1.5 लाख वहां पर वो थे पार्टिसिपेंट्स, उनमें से 4 चुने गए, मैं भी उन 4 में थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर को मैं डायरेक्ट बोल पाई। और पीएमसी हिंदी पर भी मैंने इसका स्वाध्याय किया इस बुक का। मास्टर से 1 सेकंड के लिए मैं विराम चाहूंगी। अभी हमारे साथ जुड़ेंगी रीतू जी। देखिए उनको कितना अच्छा मौका मिला 1.5 लाख लोगों में और 4 को सिलेक्ट करना। थैंक यू मास्टर्स वेट करने के लिए। हाँ, तो वो सेशन चल रहा था सर का। तो मैंने सर को मतलब सर से डायरेक्ट बात की। पहले तो एकदम से नाम बोला ऋतु मंगला। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं एकदम से। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे इस बुक बहुत अच्छा लगा और हमारा चैनल है पीएमसी हिंदी, उस पर हमने इसका स्वाध्याय किया ऐसे। तो सर हिंदी बहुत कम बोलते हैं। जैसे इस बुक के बारे में मैं बताऊंगी कैसे इसका अनुवाद हुआ। तो सर इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो मैं तो हिंदी ही निकल रही थी उस समय मेरी। मैं कहा सर बोले अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? मैंने बड़े आराम से पूछा। तो मैंने कहा सर क्वेश्चन यही है कि आपने ये नाम क्यों रखा है इस बुक का, अप्रेक्षित पत्र? पत्र तो है नहीं, आपके लेख है। सर इतने हंसे हैं। वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं कोई सेशन। उनका मतलब सारा संडे टू संडे प्रोग्राम होता है। और मुझे जो जब ये बुक का मैंने स्वाध्याय किया सबसे पहले, मेरे मन में था कि मैं सर का सेशन अटेंड करूं, उसके बाद ही स्वाध्याय करूंगी। तो 2 जून को मुझे मौका मिला। 11 जून को पीएमसी हिंदी पर इसका स्वाध्याय हुआ। और सर की चेतना 11 से है, वो मैं पहले ही बताऊं कि सर 11-11 में बहुत बिलीव करते हैं। तो पीएमसी हिंदी पर 11 जून को सेशन, 11-11 पर ही रिकॉर्डिंग चालू हुई मेरी। मतलब कुछ है इस बुक में अलग सा। तो ये बात मैं सर को बता पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट आप ऑथर को बता पा रहे हो वो चीज। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हुई मेरी बात। अब सर के बारे में बताते हैं। सर का जन्म हुआ था 1965 में। देखिए सर ही निकल रहा है मेरे मुंह से। तो महात्मा राज का जन्म हुआ था 1965 में। और वो क्या थे, एक एंटरप्रेन्योर थे। उनकी लाइफ चेंज हुई। कैसे हुई? इन्फिनिटिज्म का उन्होंने मार्ग अपनाया, वो उसके फाउंडर भी हैं। इन्फिनिटिज्म में क्या होता है, भौतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। वो हर मनुष्य आत्मा को चाहते हैं कि वो अनंत जो उनकी संभावना है ना अपने अंदर, जो भी है उसको पहचाने और आगे बढ़े। जैसे कि हम अपने ध्यान में भी कहते हैं कि अपनी चेतना के अंदर जाओ। कई बार विजन्स आते हैं, लोग क्लियरिंग ही हो रही होती है एक तरीके से, है ना? हम सब ध्यानी जानते हैं ये चीज। तो वही चीज सर कह रहे हैं कि इस पुस्तक में भी उन्होंने कहा कि हर जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत शांत होगी। हर पेज पे आपको आंसर मिलेगा। मैं जितना भी कहूँ ना वो थोड़ा ही होगा, क्योंकि मैं तो देखो थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, बट जब आप इस बुक को जब भी खोलोगे ना, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे ये अनायास ही ऐसे ही मैं ऐप पर सर्च कर रही थी, कोई मोटिवेशनल बुक अपने आप ही आई है मेरे आगे। तो मैं तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ इस बुक से। तो सर के बारे में ये था। और थोड़ा बहुत यही है कि वो मतलब बहुत फेलियर्स रहे उनकी लाइफ में। आईआईटी करना चाहते थे, नहीं कर पाए। सर क्लियर बोलते हैं इस चीज को कि आप मात्र राह मत बनो, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग उठो कि आप क्या हो। राइट?
वो इसी चीज पर जोर डालते हैं। अभी कैसे आई बुक हमारे सामने, इसका भी सुन लीजिए। ये भी एक किस्सा है। ये इंग्लिश में उन्होंने लिखी, राइट। उनकी फ्रोजन थॉट्स करके एक मैगजीन आती है, उसमें उन्होंने लिखी। तो उसका जिक्र भी आएगा बुक के अंदर, इसीलिए मैं दो पार्ट्स में इस बुक को पढ़ पाऊंगी, क्योंकि उनके शीर्षक ऐसे हैं। आप सोचोगे ये शीर्षक क्यों है ऐसा, मैं ट्रू इसके अंदर कैच। क्या है? तो वो बताऊंगी मैं। तो सर ने क्या करा कि इंग्लिश में लिखी। अब हमारे जो ये दैनिक भास्कर अखबार आप जानते होंगे, है ना, उसके हैं प्रबंध निदेशक हैं सुधीर अग्रवाल जी। अब उन्होंने ये बुक पढ़ी, उनको इतनी अच्छी लगी, हमारे इंडियंस को क्यों नहीं मिलेगी ये बुक। तो उन्होंने मंजुल पब्लिशिंग हाउस को बोला कि प्लीज, और किसकी हेल्प से हुई ये, एक मतलब शर्मा जी हैं, उनकी हेल्प उन्होंने ली। तब जाके ये बुक हमारे सामने आई, हिंदी में ट्रांसलेट। राइट। 3 बुक लिखी हैं सर ने अभी तक, और इतनी उसकी मतलब वो है, बहुत ज्यादा डिमांड है। उनमें से एक ये है अप्रेक्षित पत्र। तो चलिए, शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और हम सब तक पहुंचाया। तो 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और इस बुक की चेतना के साथ जुड़ेंगे। मन ही मन धन्यवाद करेंगे कि आज हमें इस बुक का स्वाध्याय करने का मौका मिला, और हम अच्छे से बातों को समझ पाए। इसलिए सारी डिवाइन स्पिरिट्स, लव, रिस्पेक्ट एंड लाइट एनर्जीज को बुलाएंगे। एंजल्स, आर्कएंजल, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और मात्रे रागी सर की चेतना के साथ इस बुक को रीड करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। चलिए चढ़ते हैं। अब इसके पहला जो लेख है, मैं पत्री बोलूंगी उनके चैप्टर्स को। पहला जो उनका पत्र था, आज आपको ईश्वर की ओर से उपहार में मिला है। आज क्या, आज का दिन, राइट। अब मैं रोज कहती हूँ कल मेरे साथ ये हुआ, कल मेरे साथ वो हुआ, बट मेरा आज कहाँ है। उपहार कौन सा बढ़िया है आप बताओ। मान लो आपका बर्थडे है, किसी ने, मैं अपनी भी बातें जोड़ूंगी थोड़ी थोड़ी इसमें, मैंने सर को बोल दिया था, सर मैंने अपने भी एग्जांपल्स जोड़े हैं। तो क्या, जैसे मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया। अब मान लीजिए कई गिफ्ट होते हैं ना हमारे काम के नहीं होते, तो वो हमें उपहार भी नहीं लगता कि ये अच्छा है। तो सर वही चीज समझा रहे हैं कि एक कलम तब उपहार बन जाती है जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं, जिस भावना से वह आपको दी गई है। माता पिता का कब आप उपहार समझोगे कि उन्होंने आपको जन्म दिया, जब आप उस भावना को समझोगे कि उन्होंने कितने अच्छे से आपका लालन पालन किया। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, कोई चीज उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो एक दृष्टिकोण है, उस चीज के पीछे क्या छिपी भावना का। राइट। तो आज का जो है दिन, ये आपके लिए उपहार है। किसकी तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है। अब आपको देखना है कि कैसे इस उपहार को आप यूटिलाइज करोगे, अच्छे अच्छे कामों में ध्यान करके, कैसे आपको इसको जीना है। जीवन का एक दिन है ना जो, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। वो बुद्ध, बुद्ध का एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं बुद्ध ने कहा, उठो और आभार प्रकट करो। क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है, तो थोड़ा बहुत तो सीखा, राइट। और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा, तो कम से कम हम बीमार तो नहीं है। और हम बीमार पड़ भी गए, तो भी कम से कम हम जीवित तो हैं। इसलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। किसके लिए, ईश्वर ने जो हमें उपहार दिया है। क्या उपहार दिया है, आज, राइट। जैसे आज मैं और आप सामने बैठे हैं, तो ये आज एक उपहार है हमारे लिए, मेरे लिए, राइट। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरा यह दिन मुझे आपकी ओर से उपहार में मिला है, और इस दिन को मैं जिस इस तरह जीऊंगा कि वो मेरी तरफ से आपके लिए उपहार होगा। तो ये था उनका पहला पत्र। छोटे छोटे पत्र हैं, पर बहुत, हमें पता है सारी चीजें, बट उसको रिन्यू कर रहे हैं सर, कि कैसे मतलब उस चीज को वो बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा, शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। कोई भी काम आप कर रहे हो, हमें उस पर्सन की वो दिखाई देती है कि वो यहाँ तक पहुंच गया, बट उसके पीछे की क्या है, वो पूरी हिस्ट्री, कि वो कैसे पहुंचा, वो हम नहीं देखते। और हम बनना चाहते हैं उस पर्सन जैसा, एक ही दिन। ऐसा नहीं होता। सर कह रहे हैं
कि इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फर्क होता है, राइट। जो कुछ भी आप चुनेंगे जीवन में, जो कुछ भी आपको सुविधा, उसके अंदर सुविधा भी होगी, दुविधा भी होगी, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा। इस तरीके से कैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कांटों वाले गुलाब का। पूरी जिंदगी लगा दो, खुशबू के पीछे भागते रहो, गुलाब देखते रहो, कांटे के साथ मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग बात है, डिफरेंट वैरायटीज कर दी गई है आज तक, बट जो स्पेशल गुलाब जो होता है मेन, उसमें कांटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बाद में वो एक एग्जाम्पल उन्होंने और दिया कि ईश्वर आपको कैसे पहचानता है। मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ रही हूँ, छोटा कर करके थोड़ा थोड़ा निकाल के आपको बता रही हूँ मेन मेन। तो ईश्वर आपको कैसे पहचानता है, इसका एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। एक महिला थी, वो एक चांदी जो करते हैं ना, सुनार होते हैं, तो चांदी को जब साफ करते हैं, उसके पास उन्होंने परमिशन लेकर उन्होंने कहा जब आप इसको साफ करोगे मैं आपके पास बैठ सकती हूँ क्या? तो सुनार ने कहा हाँ बैठ जाओ। तो बोले आपको कैसे पता चलता है ये चांदी साफ हो गई? बोले बड़ा आसान है ये तो, कैसे चांदी साफ हो गई ये देखना। तो कह रही अच्छा आप मुझे बताओगे? तो बोले हाँ, मैं चांदी को उस जगह बीच में लेके जाता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा आग होती है। और फिर कह रही आपको पता कैसे चलेगा? बोले जब मेरा रूप उसमें दिखने लग जाए, वो इतनी मतलब वो हो जाए, और बट मुझे ध्यान रखना पड़ता है थोड़ी सी भी आग ज्यादा लगी तो मेरी खराब हो जाएगी चांदी। तो वो इस बात से ये समझा रही है कि आपकी जीवन में कोई भी चीज संघर्ष आ रहा है, ये मत सोचो मैं तो भट्टी में तप रहा हूँ या तप रही हूँ। ये सोचो ईश्वर आपको वहां तक लेकर जा रहा है कि वो अपना प्रतिबिंब, अपना रूप आप में देख पाए। ये चीज इन्होंने समझाई इस एग्जाम्पल से। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर जीवन की गर्माहट आप महसूस कर रहे हैं तो समझो ईश्वर आप पर नजर रखे हुए। राइट मास्टर्स? तो आप समझिए कि शिखर पर पहुंचना आसान रास्ता नहीं है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शीर्षक से कभी समझ नहीं आएगा इनका चैप्टर, क्योंकि बहुत गहन होता है। अब एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, बताइए कौन सा है? जिसको कि आपने पोषित किया है, विकसित किया है। कैसे विकसित किया है? उसमें आपने जमा किया, उसको समय दिया जिस संबंध को। उसमें क्या होगा कि कुछ बातें जो आपकी सही भी नहीं है ना, वो भी वो पर्सन ध्यान नहीं देगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया कह दिया तो। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर निवेश कर रखा है अपना समय, अपने संबंध में। तो सर कह रहे हैं जहां पर अपेक्षाएं होती है ना, वो संबंध खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है? उसमें क्या होता है कि आपके द्वारा जो भी शब्द बोला जाता है आप दोषी ठहराए जाते हैं, राइट। हर हरकत पर सही गलत का ठप्पा लगता है। तीसरी बात, वाक युद्ध छिड़ जाता है, और दरवाजा धड़ाम से बंद किए जाने जैसी घटनाएं भी होने लग जाती हैं। तो जो आपकी साफ नीयत है ना, उसका सम्मान भी नहीं किया जाएगा, ना प्रशंसा की जाएगी। और वो कैसा होगा? वो रिश्ता बारूदी सुरंग की तरह बन जाएगा, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। सर की एक्चुअल में भी भाषा यही है, बिल्कुल इसी तरीके से बात करते हैं सर। तो इसका समाधान बेहद आसान है, जमा करें जमा करें जमा करें। कैसे जमा करें? किसी भी जीवन संबंध में कुछ भी लिए बिना तो रहा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसमें भरपूर जमा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, समय का निवेश और संबंध को पोषित करते रहें। राइट मास्टर्स? कोशिश कर रही हूं मैं कि आपको सब चीज समझा पाऊं। तो दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपनी बात इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। प्रेम को भी जाहिर कर, अंदर ही ना रहने दे, उसको जाहिर कर, और उसको महसूस करें और कराएं। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी रखें, सीखें उसको। तो सर कह रहे हैं जो लेना होता है ना, दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका है। कई बार हम लेने में संकोच करते हैं, हमारी ईगो आगे आ जाती है, मेरे पास सब कुछ है मैं क्यों लूं।
पर कई बार कोई प्यार से दे रहा होता है तो हमें थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। और यह एक बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। अच्छे संबंध बनाते चले और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते जाए। राइट मास्टर्स? अपने बच्चों के लिए हम वो इकलौती कुरान है, सर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इकलौता वेद है जिसे वे देखेंगे। हम वह इकलौती बाइबल है जिसे वे अनुभव करेंगे। इसलिए हम वो इकलौता धर्म है जिसका वो अनुकरण करेंगे, फॉलो करेंगे। वो हम ही हैं। कल मैंने सेशन अटेंड किया, कल प्राइमेट में मेडिटेशन की मैंने सुरेश सर के साथ। तो नाम आप सबने सुना होगा। सुरेश सर आजकल मतलब सब जगह एक बुक का सेशन कर रहे हैं पीएमसी हिंदी की तरफ से। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि आप माँ सबसे पहले जो होती है ना, वो सबसे पहली बुक होती है बच्चे के लिए। राइट? तो सर क्या कह रहे हैं, आपका व मेरा जीवन उनके लिए क्या बन सकता है? या तो एक चेतावनी बन सकता है या फिर एक क्या बन सकता है, मिसाल बन सकता है। अगला पत्र है सर का, आज अपने जीवन में आई किसी भी आप मतलब आप जो है स्वयं अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस बात की गहराई समझिए। सर कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके कार का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट भी नहीं, एक खरोंच ही लग जाए, मेरा तो बढ़ जाएगा बीपी उससे, है ना? हर पर्सन का बीपी बढ़ जाएगा। मेरी तो कार खराब हो गई, कल ही नई ली थी मैंने, और ये नेचुरल सी बात। तो सर कह रहे हैं कि उस बीपी को मत बढ़ाओ, देखो ये खरोच सही हो सकती है। आप महत्वपूर्ण हो कि आपको चोट नहीं लगी, कार को लगी है। तो समझो इस बात को। तो वो इसी चीज को बता रहे हैं कि आप जीवन की जो सबसे पहले क्या थी आपकी लाइफ, बच्चे थे आप, एक सस्ती सी छोटी सी खिलौने की कार थी, फिर आपके खिलौने बड़े हुए, और वो उस भावना को देखो बड़े होने तक थोड़ा सा भी उसका कुछ भी नुकसान होता था तो आप परेशान हो जाते थे। बट अब समझो इस चीज को कि वो चीज नहीं, आप महत्वपूर्ण हो। अपने आप को संभालो, उस भावना को। कैसे संभालना? आप चाहे जितने खिलौने खरीद लें, लेकिन उन्हें खिलौनों जितना ही महत्व दें। खिलौने ही है। मोबाइल में कुछ हो जाए, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं मोबाइल के बिना कैसे रहूंगी? राइट? वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, सुख देने के लिए, मनोरंजन के लिए। समझो इस बात को। किसी खिलौने के लिए अब कभी अपना एक भी अनमोल आंसू ना बहाना, चाहे वह खिलौना कितना भी कीमती क्यों ना हो। आखिरकार उन सबसे ज्यादा मूल्यवान आप खुद हैं। अब सर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, तथ्य यह है कि हम नहीं करते, न कि हम नहीं कर सकते। महत्व इसका नहीं है हमारे पास कितना है, महत्व वास्तव में इसका है जो मेरे पास है या हमारे पास है, हम उसका कर क्या रहे हैं। महत्व इसका है। जो कुछ हमारे पास है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस तरीके को सचमुच बदल सकते हैं जिससे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये फोन है, इससे मैं ध्यान भी कर सकती हूँ और मैं कुछ भी और कुछ भी देख सकती हूँ अपने मनोरंजन के लिए, मेरे ऊपर। यदि सही ढंग से चला जाए तो क्या बन सकता है, प्यादा भी वजीर बन जाता है सर कह रहे हैं। तो हमें बढ़िया वजीर बन के जीना है। नेक्स्ट कह रहे हैं सर, कम लेकिन महत्वपूर्ण, ज्यादा लेकिन मामूली। अब समझिए इस बात को। उन्होंने 80 और 20% की अनुपात को लेकर एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कोई संस्था है, राइट? वहां पर, और मोस्टली ऐसा होता है, कहीं भी कोई काम कर रहा है, 10 में से 3-4 लोग ही काम करने वाले होते हैं अच्छे से, 6 तो जस्ट चल रही है गाड़ी, चलने दो। मास्टर सॉरी, बेल बजी। तो उसमें क्या होता है, 80-20 के प्रतिशत को हम देखेंगे कि 20% कार्य कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राइट? तो सर कह रहे हैं उस संस्था को, हाँ मास्टर्स, तो उस संस्था को क्या करना चाहिए, उस पे जो उत्पादक हैं, जो कार्य कर रहे हैं अच्छे से, जो स्टाफ है 20%, उसको और ज्यादा ट्रेंड करना चाहिए। रोते नहीं रहना चाहिए कि 80% काम नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा। हमें इस पे ध्यान देना है कि 20% कितना अच्छा है। व्यर्थ की मात्रा हर जगह
होती है आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें से 4/5 आपको ना के बराबर दे रहा है। जिस 80% पर आपका बहुत अधिक ध्यान रहता है वह आपको केवल 20% ही प्रतिफल दे रहा होता है। तो हमें क्या करना है, इस 20% पर ध्यान दें और आपके जीवन का 80% अपने आप ही क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं सम्मान की जरूरत मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बच्चे और बड़े के साथ दिया है कि एक बेटे द्वारा पहला शब्द बोलने से, पहला अक्षर लिखने से और पहला कदम चलने से उसकी सभी में उसके पिता की भूमिका रहती है। तो हमेशा पिता एक सुपरमैन की तरह, एक हीरो की तरह, आदर्श व्यक्ति की तरह रहता है संतान के लिए। यहीं तक कि उसके कैरियर के लिए सलाहकार का काम भी उसके पिता भी नहीं किया। अब क्या हुआ, बेटा आगे चलकर एक बड़ा उद्यमी बन गया। अब उसको क्या हुआ कि रोजाना शाम को पिता को क्या हुआ पूछने जानने का इंतजार करता रहता है। अब वो पूछता है कारखाने में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पिता को उसे थोड़ा खुलापन देना चाहिए ना। पिता को लग रहा है जैसे अब उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। कई बार होता है कि आजकल की जनरेशन नहीं चाहती है ऐसा, मतलब हर बात बताना। तो इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है, वो बूढ़ा होने लगता है। राइट। जैसे 3 साल की एक बच्ची है, मान लीजिए वो रेस्टोरेंट में गई आपके साथ, तो वो क्या चाहेगी कि वो अपने अकॉर्डिंग ही, मेन्यू के अनुसार ही ऑर्डर करना चाहेगी। तो आपको उसको सम्मान देना चाहिए और उसको मार्गदर्शन कैसे देंगे, आप डिशेस के बारे में बताएंगे बट उसको सम्मान दीजिए कि वो अपनी चीज ऑर्डर कर पाए। तो मास्टर्स, इसी शीर्षक का यहीं पर ही पता चल रहा है कि दूसरों को सम्मानित होने का एहसास कराएं। यह आपका काम है, वे आपसे मार्गदर्शन मांगे, यह उनका काम है। भय रहित जीना ही जीना है। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है। राइट मास्टर्स। जिसका जीवन खुली किताब हो वही वास्तव में स्वतंत्र है। अपने बारे में की जा सकने वाली सबसे अच्छी प्रशंसात्मक टिप्पणी क्या है, मैं एक खुली किताब। राइट। नेक्स्ट उनका शीर्षक है जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसलिए हम भी जीवन को ना टालें। यदि काम करने का कोई बेहतर तरीका है तो इससे पहले कि कोई और उसे अपनाकर आगे बढ़ जाए और हमें फिसड्डी बना जाए, हमें ही उस तरीके को क्यों ना अपना लें हम लोग ही। इस बात को वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हो जो हुई तो पहले कभी थी लेकिन उसका पता आपको अभी चला है। तो इसीलिए माफी तुरंत मांग लो वरना आप अपराध बोध में उलझे रहो। राइट। कोई काम कब किया जाना था और आखिरकार कब किया गया। अब हमें आदत होती है काम को कल पे टालते रहने की। तो वो कह रहे हैं कि अपनी जीवन रेखा को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। टालते रहना पिछड़ने वालों की पहचान है। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को भी नहीं टाल। ठीक है, इसी शीर्षक को वो समझा रहे थे। नेक्स्ट है हमारी जिम्मेदारी जहाँ खत्म होती है परमात्मा की जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है। अब कैसे समझिए। आध्यात्मिक उत्थान उत्थान के लिए जरूरी गुणों में से एक है अपने हिस्से का काम पूरा करना और फिर बस इंतजार करो। कई लोग जो आध्यात्मिक अनुभव पाने और इसकी शांति महसूस करने को बड़े व्याकुल होते हैं, इस प्रवृत्ति संबंधी रोग से ग्रस्त होते हैं और अधीर हो जाते हैं। अब कैसे अधीर होते हैं कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, मुझे विजन नहीं आया, मुझे ये चीज नहीं हुई, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा। वो कह रहे अधीर मत हो। राइट। अधीर उठने पर मिलने वाले अनुभव में आप वांछित अनुभव की साक्षी होने के बजाय अपने अहम के साक्षी बनकर रह जाते हैं। वह तो केवल इंतजार में डूबा साक्षी होना ही है जिसमें आध्यात्मिक अनुभव स्वयं को प्रकट करता है। अधीर उठना छोड़ दें और तनाव भरी सफलता भी आपसे छूट जाएगी और आप अपने हिस्से का काम करो और इंतजार करो। शांतिपूर्ण प्रगति का यही रास्ता है। परमात्मा वहां पर, मान लीजिए किसान ने बीज डाल दिया खेत में, अब बार बार मैं ढेर सारा पानी डाले जाऊं,
और सब कुछ करे जाओ, जल्दी पेड़ उग जाए, जल्दी पेड़ उग जाए, पर ऐसा नहीं होगा। वो अपने समय पर ही होगा। अब सेब के पेड़ से कैसे संतरा गिरे, है ना? सर ने यही एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा पूरी जिंदगी बैठे रहो, संतरा खाऊंगा इस पेड़ से गिरेगा, तो नहीं आएगा, उससे सेब ही आएगा। अनुभव के रूप में जीवन ने हमें एक शिक्षक दिया है। कई बार क्या होता है कि अच्छे अनुभव भी होते हैं, बुरे अनुभव भी होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ट्रैम्पोलिन का, जो आजकल बच्चे खेलते हैं ना, ट्रैम्पोलिन ऐसे कूदते हैं, नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए। तो वो कह रहे हैं कि हर बार जब भी तुम कूदोगे ना ट्रैम्पोलिन पे, और तेजी से जाओ। तो यही समझो कि एक बार हुई गलती, अगली बार तो सुधर के ही आओगे ना। वो एक अनुभव बुरा अनुभव नहीं है, वो एक शिक्षा है तुम्हारे लिए। तो सर कह रहे हैं आपकी सफलता का कारण क्या होता है? सही निर्णय। आपको सही निर्णय लेने में सक्षम कौन बनाता है? आपके जीवन के अनुभव। जीवन के अनुभव आप प्राप्त कैसे करते हैं? गलत निर्णय से। थोड़ी विरोधाभासी लगती है सर की बातें, बट वो उसका रीजन भी देते हैं आगे। जीवन के अनुभवों के ट्रैम्पोलिन पर मैं एक के बाद एक अनुभव से आगे बढ़ता जाता हूँ। हर अनुभव मुझे या तो वह दे देता है जो मैं चाहता हूँ, या फिर मुझे यह बता देता है कि मैं वह क्यों नहीं पा सका जो मैं पाना चाहता था। इसलिए अगली बार नुकसान हो तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। आपके भीतर झकझोर देगा वो नुकसान। राइट, ये समझो ये एक शिक्षक है, एक अनुभव के रूप में एक शिक्षक है, जो आपको मेच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की स्तर पर लेकर जा रहा है। राइट मास्टर्स, बड़ी अच्छी है सर की ना, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है हर उसके लेख की। तुम्हारे और मेरे जीवन के, हमारे जीवन के बनने के बाद, अब सर ने इसमें एग्जांपल्स दिया है हस्बैंड वाइफ का, कि तुम्हारे मेरे की बजाय हमारे पे आ जाओ। कभी तुम पति बन जाओ, कभी वो पत्नी बन जाए, ऐसे करके सेटल कर लो चीजों को। सर कह रहे हैं कि शब्दावली से पति और पत्नी शब्दों को निकाल दें और जीवन साथी बनने का संकल्प लें। कभी स्त्री पुरुष की भूमिका निभाए और कभी पुरुष स्त्री की, तो कभी पिता की, कभी शरारती बच्चे की, तो कभी समझदार सलाहकार की, कभी शिक्षक की, कभी दर्पण की, और हाँ, कभी पति और पत्नी की भी। इस संबंध की परिभाषा को विस्तार दें, इसे खुला रखें और मुक्त रखें। तो विवाह जो है वो हमारा जीवन, हमारा जीवन ये शब्द के साथ होना चाहिए। कभी वो समझे, कभी हम समझे, इस चीज को सर कह रहे हैं। विवाह में सुखी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों हमारे वाले स्थान में किस प्रकार संबंधित रहते हैं। बीतते समय के साथ साथ यह स्थान किस प्रकार बढ़ता जाता है, ये सुनिश्चित होगा कि प्रेम के नाम पर आप एक दूसरे का दम तो नहीं घोट रहे हो। राइट, तो इस चीज को, अच्छे विवाह को पोषित करो और विकसित करो। और मेरे तुम्हारे की जगह हमारे शब्द का यूज कर कर, वैवाहिक जीवन एक कला है, इसलिए क्या बनना है? हमें कलाकार बनना है। राइट मास्टर्स, प्रश्न यह नहीं है किसी मामले में दोष किसका है, बल्कि यह है प्रश्न किसके जीवन का है। बजाय इसके कि आप खुद को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं और संसार को बदलने की कोशिश करें, बेहतर क्या होगा कि संसार को वैसा ही स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो जैसा वह है, उसे देखने का अपना नजरिया बदल लो। जीवन को इस संसार की वजह से खूबसूरत होने दें और जीवन को इस संसार के बावजूद खूबसूरत होने दें। आप अपने कौन कौन से ग्राहकों से छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं? अफसर ने ये कहा कि कई संस्थान होते हैं, वहां पर हर तरह के ग्राहक आते हैं, अच्छे भी और मतलब बुरे तो क्या, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, बुरे तो क्या कहेंगे उन्हें, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते। हर हर टाइम आती है ये स्थिति जीवन में, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। कई बार हम भी गलत साबित हो जाते हैं बिना गलती के। तो सर कह रहे हैं कि विडंबना यह है कि प्रबंधक की जितनी ऊर्जा, समय और मेहनत इस चंद अड़ंगा लगाने वालों को संभालने में व्यर्थ चली जाती है, उतनी तो बड़ी संख्या वाले सक्षम और समर्पित लोगों के मार्गदर्शन में भी नहीं लगती। तो कहाँ लगानी है हमें ऊर्जा? कि जो सक्षम है उस पे लगानी है। एक सड़ा हुआ टमाटर बाकी सभी टमाटरों को भी सड़ा देता है। तो क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि एक निकम्मा आदमी अपने आसपास वाले
अन्य निकम्मों की एक टोली बना लेता है। आप यदि उन्हें सुधार नहीं सकते तो उन्हें निकाल बाहर करो। सर ऐसे ही बोलते हैं सीधा कि बाहर करो, और सड़े टमाटरों को बाहर फेंक दे और इस तरह अच्छे टमाटरों को बचा लो। आपने नहीं लिया एक्शन तो वो अच्छे टमाटर खराब हो जाए। तो सर कह रहे हैं आपको बेदर्दी भरी लग रही होगी ये बात, बट इसे जल्द ही दूसरों की हमदर्दी की जरूरत पड़ सकती है आपके संस्थान को, अगर आपने ये स्टेप नहीं उठाया। तो इसलिए आपको तलाश केवल ग्राहक की किसकी होनी चाहिए, अच्छे ग्राहक की। तो जो अच्छे नहीं है उनसे तत्काल आप छुटकारा पा लीजिए। सर ने इस बुक में एक जगह ये भी बताया कि आप छुटकारा पाने के लिए जरूरी नहीं गलत बोलो या किसी के साथ ऐसा करो, अपनी बात रखो, एक लिमिट तक रखो, नहीं समझ आ रही मौन हो जाओ, कोई बात नहीं, अपने आप को दूर कर दो उस चीज से। सर ने इसमें भी ये भी बताया है बुक के लेख में। लोगों जैसे ना बने, उनसे आगे निकलो, नेक्स्ट लेख है। तो संसार कैसा व्यवहार करता है यह हमारा काम नहीं है। सबसे गर्व की बात होती है खुद अपनी नजर में ऊंचा उठना, जिसको तो हम देखते ही नहीं। आप सदैव अपने चरित्र को जिए, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कसौटी पर हो, कुछ भी कर रहे हैं। कई बार हम मास्टर्स क्या करते हैं, दूसरा हमारी उस क्वालिटी को, ठीक है नहीं वो हो रही कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा प्रेज, आपको मतलब दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं मत करने दो, बट मेरी क्वालिटी मेरे पास है, ये मुझे स्वयं को पता होना चाहिए। दूसरों की सीमा के कारण हम खुद को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो उसको मत होने दीजिए। वह गलत है इस बात की आड़ लेकर की गई आपकी गलती क्षमा योग्य नहीं हो जाती। गलती के बदले गलती करना कोई सही तरीका नहीं है। हम अपना भलापन दांव पर लगा नहीं सकते। जीवन के हर मौके पर हम लोगों जैसे ना बने, कैसे बनना है, जैसे हम स्वयं हैं। नेक्स्ट है भावनाओं का समर्थन करें, भावनात्मक नाटक का नहीं। अब वही है, उन्होंने यहाँ भी कार का एक एग्जाम्पल दिया कि टक्कर हो गई, मैंने रोना धोना स्टार्ट किया, मेरा बीपी बढ़ गया, मैं बेहोश हो गई। ये सब क्या है, कहते हैं एक लिमिट तक ठीक है, फिर वो भावनात्मक नाटक बन जाता। अब सर ने एक बात और समझाई कि एक बच्चा है, खेल रहा है, आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब उसको पता है मैंने रोना शुरू किया और ये मेरी बात मान जाए, तो वो भावनात्मक नाटक करता है आपके साथ, समझो इस चीज को। अभी पिछला सेशन जो मैंने सर का संडे का अटेंड किया, उसमें एक पर्सन का क्वेश्चन था, सर मेरा बच्चा मोबाइल लेता रहता है और मैं नहीं समझा पा रहा उसको। मैं सारे आपको लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ जो सर ने बताए। सर बोले आप उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो, बाद में वो दुनिया भर की मेडिटेशन करेगा, परेशान रहेगा, और उसको इमोशनल ट्रॉमास होंगे, उसके ब्रेकअप्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बचपन में आपने रुइन कर दी उसकी लाइफ। नो इज नो। बुखार हो गया, होने दो, क्रोसिन दे दो, अभी का नो उसको संभाल देगा, ये चीज मेरे लिए नहीं है तो नहीं है। बड़े होके वो एक्सेप्टेंस आएगी ही नहीं कि मुझे ये चीज नहीं लेनी, उसको तो वो नाटक करने की आदत पड़ गई। तो मैं रिलेट कर पाएगी, सर ने बुक में भी यही लिखा है क्लियर, राइट। तो अब हम अगर सोचे, अब जैसे हम कहते हैं हमारा मेरा तो इनर चाइल्ड अफेक्टेड है, वो कहाँ से अफेक्ट हुआ, समझो उस चीज को, कि मेरा तो रोल था ही नहीं उसमें। तो इसीलिए हम सुधर जाएं थोड़े से, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे ना करें। तो सर कह रहे हैं बच्चा एक विषय में फेल हो गया, पिता ने उसे दो तीन चपत लगा दी, माँ कई बार अपना माथा पीट लेती है और रो पड़ती है ना ये भावनात्मक नाटक। तो क्या करें, अब उस बच्चे को पढ़ाते समय उस विषय पर विशेष ध्यान रखा जाए, उस विषय में विशेष कोचिंग की आवश्यकता हो, जो करना है वो किया जाए। अब सर एग्जांपल दे रहे हैं, आपने दूध गैस चूल्हे पर रखा छोड़ दिया, उबलता दूध बर्तन से बाहर उफनने लगा, चीखना चिल्लाना हाय तौबा मचाना, तनावग्रस्त, ब्लड प्रेशर बढ़ा लो, इसको बंद करो, चूल्हा बंद कर दो, बर्तन को नीचे उतार लो और किचन काउंटर को साफ कर दो। जो किया जाना है वही होगा, दूध तो वापस आएगा नहीं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मास्टर्स, आप इस बुक को खरीदेंगे तो पढ़ना, आपको लगेगा कि इस बुक को मैं बार बार पढ़ती रहूं या पढ़ता रहूं। आप दीवार से कब तक टकराते रहोगे, आप खून से लथपथ हो जाओ, दीवार वहीं की वहीं रहेगी, रास्ता नहीं छोड़ेगी वो आपके लिए। अगर कच्ची दीवार हुई तो अलग बात है, वो टूट जाए, बट पक्की दीवार आपको रास्ता नहीं देगी। आप कब तक अपने भाग्य को कोसते रहोगे, किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे संतरा टपकने की आशा में करती रहूं, तो चाहे आप खुद खत्म हो जाओ, आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपके। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं। नेक्स्ट है अच्छाई को स्वर दें। अब अच्छाई को कैसे स्वर दें,
इसका भी सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो इनकम टैक्स चुराते हैं उनकी तो बड़ी बड़ी फोटो आती हैं, बड़े बड़े जिक्र आते हैं पेपर के अंदर कि कर चोरी किया इन्होंने, ये किया वो किया। सर कह रहे हैं उनका नाम दो ना, जो इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? अच्छाई को बढ़ावा दो, अच्छाई को स्वर दो, क्यों नहीं देते उनकी फोटोज, जिससे कि लोग प्रोत्साहित हो कि देखो ये कर दे रहे हैं, इनका प्रोत्साहन मिल रहा है, इनका नाम आ रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो सर कह रहे हैं जो बुराई होती है ना उसको हम ऐसे बड़ा बड़ा के कहते हैं। संसार में सिर्फ बुराई नहीं, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ बुराई की ही खबर बनती है। हम अब और मौन नहीं रह सकते, हमें इस चीज को देखना होगा। साधारण लोग जो असाधारण काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा कीजिए। राइट। हम संसार को बता दें, उनके मन में बिठा दें कि हमारा ये संसार सचमुच एक बहुत अच्छा संसार। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, काम के लिए आराम जरूरी है। इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सपरिवार आप छुट्टी बिताने गए, वहां भी आप फोन पे लगे पड़े, वहां भी देखे जा रहे हो कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, मैंने ये फोटो डाली वो फोटो डाली, और क्या हो रहा है। तो आप आजाद तो हुए ही कहाँ, आप घूमने गए ही कहाँ, वहां भी आप फोन अटेंड करे जा रहे हो। सर कहते हैं उसको बंद करके रख दो एक तरफ और एंजॉय करो अपने परिवार के साथ। राइट। सपरिवार छुट्टियां मनाने जाना पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इससे प्रतिदिन के ढर्रे में ढल चुके जीवन के उस सिलसिले को कुछ विराम मिलता है जो अधिकांश लोगों के लिए मनोरंजन का काम करता है, उनकी चेतना में नव जीवन का संचार करता है। राइट। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि संसार में सर्वोत्तम होने के एहसास के साथ वापस आएंगे आप कब? आप यह भी अनुभव करेंगे इन दिनों संसार आपके सिर पर सवार नहीं था और आपके बिना भी चल रहा था। अगर आप बंद करके रख दोगे ना, थोड़ा टाइम बाद लगेगा कि जैसे कहते भी है ना, कई जगह हमने पढ़ा है, कुछ टाइम ऐसे देखो मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, साक्षी भाव के साथ रह के देखो मैं नहीं हूँ, हो रहा है, हर काम होएगा। हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे हाथ पर टूट जाते, कुछ हो जाता है तो खाना तो फिर भी बनता ही है। तो यही सर कह रहे हैं कि कुछ दिन खुद में चाबी ना भरने के लिए अवकाश, सोच व काम के ढर्रे को थोड़ा विराम देने के लिए अवकाश, तरोताजा होने के लिए अवकाश। तो आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, अवकाश अनिवार्य है, बिना अवकाश के आप क्या हो जाओगे? अस्वस्थ हो जाओ। और ईश्वर ने भी काम से अलग हटकर एक दिन का आराम किया था। बाइबल का वो बता रहे हैं 6 दिनों में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाए, 7वें दिन उन्होंने आराम किया और वो तरोताजा हो गए। तो आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। जब भी आप एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में जाकर फिर पहली में लौटते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती। राइट। कहते नहीं हमारी बैटरी फुल हो गई, रिचार्ज हो गई, अब मैं काम करने के लिए तैयार हो गई या हो गया, तो वो यही है। तो यही कारण है प्रकृति की गोद में बैठकर लोग कुशलता पूर्वक सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति से वे सभी रचनात्मक विकर्षण प्रदान करती है जो व्यक्ति के आकर्षण को गहराई देने के लिए जरूरी है। तो इसको क्या कहेंगे? अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन के रूल को उन्होंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट है बात सही या गलत होने की नहीं बल्कि उपयुक्त होने की है। मास्टर्स थोड़ा सा समय दे देना मुझे, जो मैं बुक कर पाऊँ पूरी। बोर तो नहीं हो रहे आप सब? मुझे लगता है नहीं हो रहे होगे। तो आगे चलते हैं हम। बात सही या गलत होने की नहीं बल्कि उपयुक्त होने की है। अब सही या गलत कैसे है? अपनी संस्था या संगठन में किसी व्यक्ति को लेते समय हम उसकी योग्यता, अनुभव, चातुर्य, कुशलता, प्रवृत्ति, आयु, लिंग तथा उसके काम के पिछले रिकॉर्ड पर भी ध्यान देते हैं, जबकि वास्तव में हमें खुद से यह पूछना चाहिए क्या ये व्यक्ति मेरी संस्था या संगठन में प्रचलित संस्कृति और परिवेश के लिए उपयुक्त है। राइट। सही या गलत नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये उपयुक्त है या नहीं। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, विवाह के समय हम केवल लड़की के रंग रूप, परिवार, पढ़ाई लिखाई, धर्म, जात, बिरादरी को ही देखते हैं, जबकि हमें खुद से ये पूछना चाहिए क्या ये लड़की मेरे परिवार के लिए उपयुक्त है। इसी तरह भले ही लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हो, भले ही उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भले ही वह 6 फुट 2 इंच लंबा हो, लेकिन यदि वह एक गृहिणी चाहता है और आपके करियर को महत्व देने वाली लड़की है, तो इस
मतलब इस चीज के चलते अन्य चीजें भी क्या होंगी, इम्पोर्टेंट नहीं होंगी आपके लिए। तो आपको देखना है। अब आपने खाना बहुत अच्छा बना दिया, हर किसी की इच्छा होती है कि थोड़ा सा तो कोई कह दे कि अच्छा बनाया है, उसी में खुश हो जाते हैं हम। तो वो कह रहे हैं आप स्वादिष्ट भोजन के पारखी और कद्रदान हो, लेकिन आपका विवाह एक ऐसी महिला से हो जाए जो खाने का जिक्र आते ही पिज्जा हट का मेन्यू उठा लेती हो। तो बताओ क्या करोगे अब आप। तो बात सही है गलत की नहीं है, उपयुक्त की है कि वो देखना है हमें। सीखने के लिए नियमित प्रशिक्षण से बेहतर कुछ नहीं है। अब सीखने के लिए वो बता रहे हैं कि प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, मुझे अपने प्रशिक्षण से चिढ़ थी, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं खुद से यही कहा करता था कि बस इसे छोड़ना मत। इस समय कष्ट उठा लो और फिर जीवन भर चैंपियन बन के जिए। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने एक चीज और दिया कि एक व्यक्ति थे, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर चले गए। तो उन्होंने क्या, मतलब परेशान होने की बजाय चेयर पर बैठकर उन्हें आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दिया, और बहुत अच्छी उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की। तब उन्होंने कहा कि मुझे सीखना है। तो नियमित प्रशिक्षण किसका लिया उन्होंने, ध्यान का। तो वो उस आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ पाए। तो अपनी किसी भी कमजोरी को हमें ऐसे नहीं सोचना मेरे अंदर ये नहीं, कुछ ना कुछ ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या निपुणता है, उस पर आगे बढ़िए। वो कह रहे हैं कि भाग्य को कोसते कोसने वाले लोग आपको हमेशा मिल जाएंगे, राइट। जबकि एक नियमित शिक्षण से वे अपनी मनचाही भाषा भी सीख सकते हैं, अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य सीख सकते हैं। प्रशिक्षण, बिल्कुल प्रॉपर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लो उसकी, तो आप बिल्कुल उसको सीख जाओगे और निपुण हो जाओगे, राइट। तो कोई भी क्षमता व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण से क्या होगी, आपकी दक्षता बन जाती है। सर्वोत्तम बनने का अन्य कोई रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है। अब यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो देर किस बात की। अब वो कह रहे हैं कि आप किसी चीज से बचते रहो, झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कब तक बचोगे। इससे बेटर क्या है, एक बार सच बोल दो जो बात है। तो जीवन में किसी भी चीज से आप स्थायी रूप से नहीं भाग सकते, फिर भी आप इसका प्रयास क्यों करते रहते हैं। आप आशा के विपरीत आशा क्यों करते हो। ऐसा क्यों है कि जो आपको जानना चाहिए उसे आप जानना ही नहीं चाहते। केवल आंख बंद कर लेने से सारा संसार अंधा नहीं हो जाता, समझिए इस बात को। यदि आप सच्चाई का सामना करेंगे तभी उसके बारे में कुछ किया जा सकेगा। और यदि आप सच का सामना करने से बचते रहोगे ना, तो वो इतना विकराल बन जाएगा और एकदम से आपके सामने आए, एकदम से प्रकट हो जाएगा वो कि कहाँ से हो गया ये। और आप जिस सच्चाई से भागते रहेंगे वो भविष्य में आपके पीछे पड़ी रहेगी। आप सोचेंगे काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता, काश मैं ये कर सकता, राइट। तो मास्टर्स, इनकी छोटी छोटी सलाह इसी तरीके से होती है सर की। जब भी कोई समस्या सुलझी है तो बस इसलिए कि किसी ना किसी ने सच्चाई का सामना करा है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि सच्चाई का सामना करना है तो देर किस बात की, उसका सामना कर ही डालो, राइट। तो जीवन क्या है, शतरंज की खेल की तरह है। और ये आप किसके साथ खेल रहे हो, ईश्वर के साथ खेल रहे हो। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में भी धकेल दिया जाता है, फिर भी वह देखता है आप खेल बखूबी खेल रहे हो, वो नोटिस कर रहा है सब, और आपको वो बाजी जीतने देता है। और वो इस तरह क्या है, ईश्वर खुद भी जीत जाता है। तो समझिए इस लॉजिक को कि कोई है शक्ति जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपको देख रही है कि कब चैंपियन बनोगे आप, किसकी के लिए महानतम उपहार बन जाए। ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे सर का लेख, कि अगर आपके पास कोई ऐसा संबंध है जो आपको हर स्थिति में आपका साथ दे रहा है, आप उसको भला बुरा भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, फिर भी वो आपके साथ है, तो उसके प्रति आभार जता दो, घुटनों के बल बैठ जाओ। जीवन की ओर से मिलने वाला अन्य कोई उपहार इससे मान हो ही नहीं सकता। ऐसा संबंध जीवन का महानतम उपहार, राइट।
अब आप सोचेंगे मेरे जीवन में तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन में नहीं होता, तो खुद ही बन जाओ ऐसे किसी के लिए, आप बन जाओ। सर कह रहे हैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। अगर आप दूसरों के साथ ऐसा कर पाओगे तो आप क्या होगे, किसी के जीवन के लिए ऐसा उपहार आप खुद बन जाओ। राइट मास्टर्स, अपने प्रेम की सुगंध और अपनी छाया से अपने प्रिय को खिलने दो। जरूरी नहीं अपने प्रिय से ही चाहो कि वो आपको ऐसा करे, आप भी तो बन सकते हो ऐसा। आप सबसे अच्छा संसाधन तो आपका जो है अपना आपका, वो आप खुद ही हैं। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समस्या है समय नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की, कि आप उसको कर ही नहीं रहे। जैसे कि जापान ने 1960 के दशक में विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बना, जबकि उसके पास अपना लोहा और कोयला भी नहीं था, सोचो। तो उसने शून्य संसाधनों की मदद से जापान ने पर्याप्त परिणाम दिए। विश्वास तो कर ही लेना चाहिए कि पर्याप्त की मदद से हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपके जीवन में कहीं ना कोई संसाधन या तो गंवाया जा रहा है या उसका गलत प्रबंधन आपने कर रखा है। देखो और तलाश करो कि वह क्या है, उसमें सुधार करो। वास्तव में अपना सबसे अच्छा संसाधन तो क्या हो, आप खुद ही हो। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हो? पूछो अपने आप से, क्या आप अपना कर रहे हो पर्याप्त उपयोग? जीवन कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता, हमारा मन ही ये रेखा खींच लेता है। जीवन कभी कूप मंडूक नहीं बनता। मेंढक जिसको बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक, दैट इज कूप मंडूक। लोग ही कूप मंडूक बन जाते हैं। जीवन कोई बंद दायरा नहीं है, आप जितना चाहें उसमें निवेश कर सकते हैं, पूरी तरह खुला है। आपके जीवन में उतनी संभावना है जितना आपका मन सोच सकता है, दिमाग विश्वास कर सकता है। जीवन के प्रति आपका रवैया है। तो जीवन के लिए सबसे सटीक शब्द क्या है? ज्यादा। अपने आप को पहचानो और अपने संसाधनों को अच्छी तरह यूज करो, अपने थॉट्स पर ध्यान दो, और काम करें तो पूरी निष्ठा से करें या फिर ना करें, बीच की कोई स्थिति है ही नहीं। सर क्लियर कट बोलते हैं काम करो, अच्छी तरह करो, मत करो फिर आप छोड़ दो। तो निष्ठा और समर्पण ऐसे गुण नहीं जो केवल पूजा स्थल और ईश्वर की वेदिका के लिए बचा कर रख दिए जाने चाहिए। जो कुछ भी हम करें निष्ठा और समर्पण के साथ ही करें। जो कुछ भी हम करें उसमें हृदय का, भावना का योगदान 101% हो, तो वह निष्ठा और समर्पण हो जाए। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो थकना नहीं जानता, तो समझ लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए हर कार्य निष्ठा की, उपासना की अभिव्यक्ति है, और उसका प्रत्येक कार्य पूजा करे। इसलिए जो भी काम करें उसको पूरी निष्ठा से करें। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप शिकंजी बना रहे, नींबू काटा, शिकंजी बनाई, जरूरत के अनुसार आपने नमक भी डाला, चीनी भी डाली, अलग अलग लोगों से बनवा के देखिए उस शिकंजी। 4 लोग बनाएंगे, 4 ही तरह का उसमें टेस्ट होगा। क्यों? जो अपना 100% प्यार की भावना, भावना बहुत इंपॉर्टेंट हो, किस भावना से, किस प्यार से वो नींबू निचोड़ रहा है, घोल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि शिकंजी तैयार है, वह बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन फिर भी 2 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई शिकंजी का स्वाद एक जैसा नहीं होता। कोई एक अदृश्य चीज भी होती है जो शिकंजी को बनाते वक्त प्रयोग की जाती है, और वो स्वाद में फर्क पैदा कर देती है। राइट? और प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया गया जो कार्य होता है उसमें स्वाद आएगा, और जो उदासीनता, जबरदस्ती, हाय राम मुझे शिकंजी बनानी पड़ेगी, इसके साथ बनाया गया, तो उसमें स्वाद में फर्क आपको दिखेगा। राइट मास्टर्स? तो प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं, देखिए मात्रा सर जी की पिक्चर भी आ गई है, ये मैं आपको दिखा दी, इस तरीके से दिखते हैं सर। अभी बिल्कुल इनके से बाल और दाढ़ी व्हाइट हो चुकी है, ये पुरानी पुस्तक है। प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं, ध्यान में आप परमात्मा की सुनते हैं। प्रार्थना में आप अपनी आवाज सुनते हैं, ध्यान में आप अ, अपने आप से परे चले जाते हैं बिल्कुल, और खुद से परे की आवाज सुनते हैं। प्रार्थना परमात्मा के साथ संवाद है, ध्यान परमात्मा के साथ आपका समागम है। राइट?
अपनी योग्यता को निखारें और क्षमता बढ़ाएं, और यही प्रगति है। सोचना छोड़ दो, हम तो यह काम इसी तरह करते आए हैं, इसलिए इसे इसी तरीके से करेंगे। बहुत लोगों को सुना होगा आपने, कैसे कहते हो, मोस्टली होता है, मतलब 90% फैमिलीज में, नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होगा। ठीक है, परंपराओं के कारण पंगु मत बनो, सर कह रहे हैं। बर्फ पर कुछ भी नहीं उगता। यदि हम अपने मन मस्तिष्क को बर्फ की तरह जम जाने देंगे, तो उसमें नए विचारों के अंकुर कभी नहीं फूटेंगे। अपने लेवल पर तो आप सुधार कर सकते हो ना, कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं, उनका सम्मान करो, उनकी परंपराओं का। आप जो कुछ भी करें उसमें सुधार की गुंजाइश के बारे में, उसे और बेहतर करने के बारे में जरूर सोचो। जो कुछ भी करो उसके उच्चतम स्तर के बारे में सोचो। विश्वास करो, यह वैसा भी हो सकता है। अपने आप को लगातार याद दिलाते रहो, खुद को जैसा समझ रहे हैं आप उससे कहीं बेहतर हो। इसलिए जो भी काम आप जिस तरह करते आ रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हो आप। इस बात पर ध्यान दो, रास्ता तलाशो, याद दिलाओ खुद को कि आपकी जो योग्यता है वो कैसे निखरेगी, कैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे, और इसी में आपकी प्रगति हो जाएगी। काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा। अब इस बात को सुनिए, सर ने कैसे समझाया है। पुस्तकों में संग्रहित महान लोगों के विचारों से प्राप्त ज्ञान से उसने अपनी अंतरात्मा को सींचा। किसने सींचा? एक व्यक्ति का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। इसी दौरान उसमें आध्यात्मिकता का सूत्रपात भी हो गया, और उसे यह बोध हो गया कि उसने अपना जीवन किसी प्रयोजन के साथ जोड़ लिया है। दुर्घटना से पहले और दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति ने लिखा अपनी डायरी में, काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा, तो हो सकता है मैं शुरू से ही इसका आनंद लेता। जो मैं अभी बता रही थी कि एक अच्छे पद पर आसीन थे एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी बुजुर्ग माँ सेवा कर रही थी। बट उन्होंने क्या करा कि लाचार हो चुके उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा अनुसार बिताने के लिए समय को समझा और अच्छे कामों में लगाया, और जो महान लोगों के विचार थे वो कंठस्थ करे। तब उन्होंने कहा कि ये काश मुझे पता होता कि ये समय भी अच्छा है। उस समय को भी उन्होंने अच्छा कहा। तो वो इसी चीज को कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव फेर बदल जीवन में क्या है, उत्सुकता और अचरज के बिना जीवन क्या है, कसौटी और बुरे जीवन के बिना आप अच्छे जीवन को समझोगे ही नहीं। एक पिक्चर में देखिए, विलन ना हो तो मजा ही नहीं आएगा उस पिक्चर का। ये मैं कह रही हूँ, सर नहीं कह रही ये बात कि मतलब हर चीज में थोड़ा सा ट्विस्ट होना जरूरी है। तो लेकिन ऐसा समय जरूर आएगा जब हर वह व्यक्ति जिसने अपनी मुसीबतों के लिए कहा था मेरे साथ ही क्यों, बाद में वो पूछेगा मुझे ही क्यों। तो इस तरीके से एक जो तितली होती है वो कैसे एक कोकून के अंदर बंद रहती है, तो जब वो तितली बन जाने के बाद इतनी लालायित रहती है कि अपने पंख उगा आने तक के लिए एक कवच में कैद होने को तैयार हो जाती है। तो जीवन भी कभी कभी हमें किसी कुकून में कैद हो जाने के लिए धकेलता है और फिर आगे निकलता है। जरूरी है तपना, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में जाना जरूरी है। तो अंततः जो आप बन सकते हैं बनने के लिए जीवन की किसी भी कसौटी के लिए तैयार रहें और सोचें, बाद में कहें काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा। अपने लेबल हटा दें, आप अपने आप में पर्याप्त हो। अब लेबल का उन्हें एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हवाई अड्डे पे आप सिंगापुर पे होकर आए और यहाँ पर इंडिया में आके कहें इंडिया के एयरपोर्ट अच्छे नहीं है, सिंगापुर के तो अच्छे हैं, राइट। इसकी जगह ऐसे कह दो, और अच्छा लगता अगर हमारे हवाई अड्डे व्यवस्थित होते तो, राइट। विदेश प्रेमी होने का लेबल मत लगाओ अपने ऊपर, ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि पति पत्नी में अगर हक जताए पति या पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ इसलिए ये बात मानो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, हरी पत्तेदारी सब्जी खाओगे, तुम्हें ये नहीं खाना। इसकी बजाय ऐसे कह दो ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये खा लो। पत्नी या पति होने का लेबल मतलब, ये एक मानवीय दुर्बलता है। किसी लेबल के साथ, किसी उपनाम के साथ जब आपका आमना सामना होता है तो आप खुद को कुछ छोटा महसूस करने लगते हैं, इसलिए अपने बचाव में आप पूरी शक्ति से उठ खड़े होते हैं। लेबलों के साथ इंसान किसी न किसी जटिलता से पीड़ित हो जाता है। तो लेबल की जरूरत ही क्या है?
राइट। इसका एग्जाम्पल उन्होंने एक बड़ा अच्छा दिया कि एक गुरुदेव थे, उनका शिष्य थे रामचंद्र राव। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? रामचंद्र राव। तुम कौन हो? मैं एक व्यापारी हूँ। तुम्हारा लिंग क्या है? बोले, मैं एक पुरुष हूँ। अच्छा, फिर इन सबको हटा दो, फिर बताओ तुम कौन हो? गुरुदेव, इससे आगे मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो अब ठीक है, किसी भी जिज्ञासु की यात्रा का यही पहला चरण, जब आप अपने सारे लेबल हटा देते हो और विशुद्ध आप ही रह जाते हो, यही प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। आपका बिजनेस कार्ड पुजारी को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईश्वर के आगे ये बिल्कुल निरर्थक है, गुरु ने दृढ़ता पूर्वक कहा। तो आज से हम अपनी असली जो हमारी पहचान है उसके साथ रहेंगे, लेबल्स के साथ नहीं रहेंगे। जो लोहे की एक छोटी सी छड़ होती है ना, वो 250 रुपए की होती है, एस्टिमेट है ये। घोड़े की नाल बना दो, 1000 रुपए की हो गई। सुइयां बना दी, 10,000 रुपए की हो गई। घड़ियों की बैलेंस स्प्रिंग बन गई, 1 लाख रुपए तक की हो गई। तो आपका अपना मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हो, है तो वो सारी चीज लोहे की ना, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि आप में खुद को क्या बनाने की क्षमता है। राइट मास्टर्स, 5:15 हो गए हैं। मैं अभी ये लास्ट लेती हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। खर्च याद नहीं रहता, अनुभूति याद रहती है। आप यह तो नहीं जानते आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च हुआ, आपके माँ बाप ने कितना खर्च किया, बल्कि आपको क्या याद रहेगा? स्कूल कॉलेज की याद है कि आपने क्या क्या पल अच्छे बिताए थे। वो सब मन में, मतलब अच्छी भी बुरी भी, हर तरह की यादें मन में बसी रहती। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा समय, बुरा समय, अमीरी के दिन, गरीबी के दिन, वह समय जब आपको अपना भविष्य सुरक्षित सुरक्षित दिखता था, वह समय जब आप यह भी नहीं जानते थे कि कल का सवेरा होगा भी या नहीं। किसी ना किसी रूप में हर एक को उतार चढ़ाव और उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। अच्छे दिनों के बाद, बुरे दिनों के बाद जो बचा रह जाता है वो क्या है? अनुभूति, यादें। राइट। उस समय आप ये भी नहीं समझ पाते कि आर्थिक तंगी में कैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे थे। समय बीत जाएगा, आर्थिक स्थिति फिर पटरी पर आ जाएगी, मुद्रा फिर मजबूत हो जाएगी, लेकिन इन सब में मैं नहीं चाहता कि आप पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि यह समय आपने निराशा, हताशा और उदासी में करवटें लेते हुए बिताया। धन का अभाव आपको धन से वंचित रख सकता है, लेकिन इसके कारण खुद को अनुभवों से वंचित ना होने। जो आपके पास है, आप उससे सुखी नहीं है, तो आपके पास चाहे जितना भी आ जाए, आप सुखी नहीं रहो। जीने की कला का सूत्र यह बना लें, मेरे सुख की अनुभूति इस पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास क्या है और कितना। जन्म के समय क्या था? आपका जीवन एक कोरा कैनवस था, फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार रंग और आपके चयन की कुची इस कैनवस पर, कुची मीन्स ब्रश, क्या बनाता गया इस कैनवस पर? चित्रित करता रहा वो। राइट। मृत्यु के समय कैनवस या तो एक बहुमूल्य क्या होगा? श्रेष्ठ कृति होगा, सुंदर सी पेंटिंग होगा, या लापरवाही वाली एक ऊट पटांग घिच पिच। अब आपको देखना है कैसी पेंटिंग बनानी है। आप वही दिन यह निर्णय करेगा कि आप अपने जीवन को चित्रित करने में कितने कुशल रहे हैं। तो मास्टर्स, मैं यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और नेक्स्ट इस लेंगे हम जब मुझे इस पर मौका दिया जाएगा, कोई स्लॉट होगा तो हम फिर से इसका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक होगा लाड आपको कमजोर बनाता है, प्रेम आपका सृजन करता है। तो इसके साथ कनेक्टेड रहिएगा, लाड और फिर प्रेम में फर्क जानेंगे। मैं ऋतु मंगला बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का, महादेव पार्वती माँ का, नो योर सेल्फ ग्रुप का, सारे गैजेट्स का, एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन लाइट्स, डिवाइन एनर्जीज, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डिवाइन सोर्स मुझे सुनने के लिए। ओवर थैंक टू। यू रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू छोटी छोटी चीजें बताने के लिए, जो कि हमारी लाइफ में होती है लेकिन हम नोटिस नहीं करते हैं उन्हें। जी, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए क्लियर हो गया ठीक। सबको। हाँ ठीक। ओके, थैंक यू थैंक यू रितु जी, मैम, थैंक सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।